जय हिंद फ्रेंड्स, इट्स ट्यूसडे टुडे and 11th July 2023. Let's get started with the Hindu editorial analysis which I compile for you. और यहाँ पे आपके सामने लेकर के आ जाता हूँ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन के साथ आपको एक ही जगह पे सारी वीडियोस मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 में जो पूछे गए हैं वो आपके सामने ये रहे। तो ये मैं पिछले वीडियो में पूछा था, उसका एक्सप्लेनेशन आज आपको अच्छे से दे दूंगा। तो क्या यहाँ पे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि इसका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM से बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं, क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और ये आपको बता दें हर एग्जामिनेशंस में लगभग यहाँ से ये कोर एरिया टच हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू क्रिएट अवेयरनेस, तो ये वर्ड जो याद रखिएगा, अवेयरनेस रिलेटिंग टू द मालनरिशन एमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। दूसरा कह रहा है रिड्यूस करेगा इंसिडेंट ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया बिल्कुल रिड्यूस ही करेगा। इसी के लिए ये चीज़ें लाई गई थी कि मैटरनिटी बेनिफिट मिल सके, मालनरिशंस को कम करी जा सके। यंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल, वुमेन, इनको भी यहाँ पे कंसीडर करता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बात करी जा रही है मिलेट की, बात करी जा रही है पोल्ट्री की। इसी को देख करके आप स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, और इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ए। अगर एक्सप्लेनेशंस की इसके बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, जिसे पोषण अभियान भी जाना जाता है, तो पोषण्स के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, 2, 3 ऐसे करके वर्जन आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस स्कीम को हॉलिस्टिक न्यूट्रिशंस के रूप में लाया गया था। लॉन्च किया गया था कहाँ से, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 2018 में स्कीम आई थी, कहाँ से, झुंझुनू एक जगह है, कहाँ पर, भारत में, राजस्थान में। अगर उद्देश्य की बात करी जाए, ऑब्जेक्टिव एम प्रिंसिपल्स की बात करी जाए, क्या इसका कोर एरिया है, तो हम ये देखेंगे कोर एरिया में माल नरिशंस जो कि आपको यहाँ पे दे दिया, प्रेग्नेंट वुमेन जो कि यहाँ पे दे दिया, दूध पिलाती महिलाएं लैक्टेटिंग जो यहाँ पे दे दिया। रिड्यूस करने की बात बोली जा रही है यहाँ पे कि एनीमिया को कम करेगा। चिल्ड्रेन, यंग चिल्ड्रेन को लेकर के बात बोली गई है। एडोलेसेंट गर्ल की बात बोली गई है। वुमेन को भी कंसिडर किया गया है। मैटरनल रेट को भी इम्प्रूव करेगा। मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है MMR, यानी कितनी मदर की डेथ हो रही है बच्चों की जन्म के समय, इसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशंस कितने हैं, जो 3 साल से नीचे हैं, वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये कंसीडर करता है। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशंस। आशा करते हैं चीज़ें पहले क्वेश्चंस की क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस जो बटलर कमेटी से क्वेश्चंस बनाया है। कब आया था ये, 2017 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने रखा था, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस भी यहाँ से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए थे। तो इसको देखेंगे, बटलर कमीशंस किससे रिलेटेड है, सामान्यतः यही यहाँ से प्रश्न किया हुआ है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे डिफाइन करेगा जुरिडिक्शन सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, डिफाइन करेगा पावर ऑफ सेक्रेटरी, इम्पोज करेगा सेंसरशिप नेशनल प्रेस, इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो ये इसका राइट आंसर है। स्टेट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमेटी की स्थापना करी गई थी। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, ताकि जो चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं वो तो क्लियर हो जाए। तो जो करेक्ट आंसर है यही है आपका कि इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप इंडियन स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो 1927 में आई थी ये चीज़ें, 1927 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप, जो आपको अभी बताया। बटलर कमीशन 1927 में जो आया, इसको इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस दूसरी बार इस तरीके से दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 27 में आती है, 29 में रिपोर्ट अपना फाइल करता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ये चीज़ें जो आपको दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस को दिया, आशा करते हैं दोनों चीज़ें
क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आपके पास ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शंस में जाके आप चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ें आपको बता दूं, जो भी वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कैसे, आप जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होगा। आपको बता दें, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने रिवीजन को बैकबोन बनाकर ही आगे बढ़िए, अदरवाइज ये चीज़ें बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो जब आप रिवीजन करेंगे कोई चीज़ें, तभी जा करके ये चीज़ें, और रीजन का शेड्यूलिंग करिए, ऐसे नहीं कि कभी भी रिवीजन कर लिए, नहीं। अगर 4 दिन पढ़ रहे हैं तो 2 दिन रिवीजन के लिए भी रखिए वीकली में, जिससे आपको क्या होगा, कोई चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक बार में एक स्टेट के पूरे राज्य का लेक मैं कवर करता हूँ। इसके बाद जो नंबर आएगी वो रिवर की आएगी, तो तैयार रहिए। रिवर का भी नंबर आज जल्द ही आने वाला है। कई सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं, सर उसकी डिटेलिंग अच्छे से करिएगा, और मैं उसकी डिटेलिंग अच्छे से ही करूँगा, यानी एक बार में एक रिवर कवर करूँगा, उसकी सारी डिटेलिंग को बताऊँगा। तो ये देखिए, ये जो लेक है अलकपूजा लेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहता है। एनामक्कल लेक, करालाड लेक, कवई बैक वाटर लेक, मनचीरा लेक, ओरांजू पोइका लेक, पोकुडा लेक और थेक्काडी लेक, ववामूला लेक, वेरनपूजा लेक, वेल्लानी लेक और वेम्बनाड लेक। इस लेक को तो हमको लगता है सब लोग लगभग जानते ही होंगे, और इस लेक को भी, ये सारे लेक किस स्टेट के हैं, इतने तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख सकते हैं। आपको इसका आंसर कल डिटेलिंग में दी जाएगी। चलिए देखते हैं, हर बार की तरह जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इसमें ग्लॉसरी आप ऐड कर देते तो बहुत अच्छा होता, तो यहाँ पे ग्लॉसरी ऐड कर दिया हूं मैं। इसकी सारी डिटेलिंग आपको सिनोनिम्स के साथ दी जा रही है। तो पैलिएटिव एक वर्ड आया है द हिंदू एडिटोरियल में, वहां से मैं निकाल करके लाया हूं। इसका क्या मतलब होता है, तो पैलिएटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रभावशाली इलाज के बिना दर्द या लक्षणों में राहत। अगर कोई भी आपको बीमारी है तो जरूरी नहीं आप उसका क्या यहाँ पे मेडिसिन्स की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएं। यहाँ पे बहुत सारे केयर, बहुत सारे सर्विसेज प्रदान करके भी आप उसमें राहत पा सकते हैं। तो इसी को पैलिएटिव केयर बोला जाता है। वर्ड को मैं यहाँ पे क्लियरिफाई किया। अब पैलिएटिव का अगर सिनोनिम्स के रूप में देखें तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, सूथिंग, एलिविएटिंग यानी कम करना कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल इसको पेन किलर से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो सेडेटिव जो भी एलिमेंट है वो पेन किलर को भी दर्शाता है, यानी इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसको कम करने के लिए ये चीज़ें लागू करी जाती हैं। काल्मेटिव, कामिंग, रेयर एलिविएटिव, एलिविएटरी, लेनिटिव, डीमल्सेंट, एसुएसिव, मिटिगेटरी और मिटिगेटिव और पैरिगोरिक। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपके सामने यहाँ पे वर्ड दिए हैं, इसका कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आपके ग्लोसरी में काफ़ी हद तक अगर एक बार में आप 5 ही वर्ड इसके याद कर ले रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। दूसरा जो वर्ड है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, स्वायत्तता, फ्रीडम। एक लोगों की अगर बात करी जाए या फिर गवर्नमेंट की बात करी जाए तो उसकी फ्रीडम की बात बोली जा रही है, इंडिपेंडेंस की बात बोली जा रही है। तो इसकी सिनोनिम्स अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, होम रूल, सवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, अटार्की, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिविजुअलिज्म। तो ये इसकी सिनोनिम्स आपको दे दी गई। तीसरा जो है इम्पैक्ट, इसका क्या हिंदी मतलब होता है, तो इसका होता है प्रभाव, क्या आप डालें। एक इम्पैक्ट वो भी होता है, एक कार आई दूसरे कार से लड़ गई, इसको भी इम्पैक्ट एट द टाइम आप बोला जाता है। इसका मतलब कोलिजन भी होता है। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज को देखेंगे। तो प्रभाव का क्या होगा यहाँ पे, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इंप्रेशन, फुटप्रिंट, रिजल्ट, आफ्टर माथ, कंसिक्वेंसेस, रिपरकशन, रेमिफिकेशंस और
रिवर्बरेशंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए हैं आपको, वो आप रिमेंबर कर सकते हैं, अपनी ग्लोसरी को बूस्ट अप कर सकते हैं, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कंसिक्वेंसेस, रिपरकशंस, रेमिफिकेशंस, रिवर्बरेशंस, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये आपकी राइटिंग स्किल को भी बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो याद रखिएगा, कंसिक्वेंसेस, रिपरकशंस, रेमिफिकेशंस एंड रिवर्बरेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीआईबी न्यूज़ में क्या आया हुआ है। तो पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ के देखेंगे पीआईबी न्यूज़ आज का क्या क्या है। तो नरेंद्र मोदी जो हैं आपके देश के पीएम हैं, वो अटल टिंकरी लैब क्या है, ये लोगों को स्किल भी प्रोवाइड करती है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म देती है। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल बताते हुए नजर आए, किस प्रकार से इसमें इनोवेटिव स्पिरिट लेकर आगे चला जा रहा है, युवाओं को किस प्रकार से इसमें जोड़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये चीजें चल रही हैं। दूसरा जो है, एक भारत का आर्चर कैडर है, अभी ग्रुप तरीके से जीता है 11 मेडल। तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप यहाँ पे हुई है, तो ये 11 मेडल को जीतते हुए नजर आई है। ये इंडिया की जूनियर टीम है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे कंग्रेचुलेट देते हुए नजर आए हैं किसको, इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन को। क्यों, तो ये कनाडा ओपन 2023 को जीत चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो है, अभी हम लोग गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में यहाँ पे एक चीज को दर्ज कराते हुए नजर आए, वो क्या है, तो लार्जेस्ट डिस्प्ले किए थे किस चीज का, तो लंबानी आइटम का हम लोग यहाँ पे किए थे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइज करी गई थी हम्पी में। हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में। तो याद रखिएगा, लंबानी आइटम ऐसे आइटम होते हैं जो फैब्रिक और टेक्सटाइल से थोड़ा बहुत जुड़े हुए होते हैं, यानी प्रकार की जो आइटम्स बनाए जाते हैं इसका इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो अभी चल रहा है आपके पूरे भारत में, क्योंकि जो मानसून है वो मानसून भारत में दस्तक दे चुका है। तो मानसून भले थोड़ा लेट से आया है, लेकिन जब आया तो तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। तो भारत में अगर बात करी जाए, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पे ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो मानसून आ रही थी साउथ वेस्ट से, वो मानसून यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है, और साउथ वेस्ट मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट में ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ में भी ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट हैं जो अभी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो अपनी दिल्ली की अगर बात करें, तो यमुना जो है, यमुना नदी अपने दिल्ली में यमुना नदी क्रॉस करके आती है, जो उत्तराखंड से चल के यमुना नदी दिल्ली तक जो पहुंचती है, उस नदी की अगर बात करें तो ये अपने एक जो लेवल होता है उससे ऊपर चल रही है, डेंजर मार्क से ऊपर चल रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यमुना नदी का हाल हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल हैं वो प्रभावित हैं इस बाढ़ से। अब दिल्ली की भी सिचुएशंस इस बाढ़ से अछूती नहीं रही, इसको भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो चीजें हैं दिल्ली की, वो जो देख लेते हैं। तो 10 जुलाई की बात करी गई है, यहाँ पे 204 मीटर के आसपास क्रॉस कर गई है इस लेवल की। तो ये वार्निंग लेवल है, इस मार्क को टच करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैचमेंट एरिया की हम बात करें, रेनफॉल इन द अपर कैचमेंट ऑफ द गंगा इज लॉन्गेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अगर बात करी जाए ये गंगा की। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये जब एंट्री मारती है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड से निकल के आती है और ये स्लोपिंग एरिया हो जाते हैं प्लेन एरिया में पहुँचते पहुँचते, तो इसकी वेग यहाँ पे जो है तीव्र गति से हो जाती है और फ्लड के समय में, इस मानसून के समय में फ्लड करती हुई नजर आती है। तो यही चीजें हैं, याद रखिएगा, जो आपको बता रहा हूं। तो हथनी कुंड बराज से
एक डैम है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में ह्यूज बाढ़ आ जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो रेनफॉल है वो भी तीव्र गति से हो रही है, तो जम्मू हो या कश्मीर, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, तो राजस्थान भी इस बार चपेटे में आ गया है और है भी एक्सट्रीम प्रिसिपिटेशंस। ये क्या होता है, ह्यूज रेनफॉल को यहाँ पे बोला जाता है। तो प्रिसिपिटेशंस जब भी आए उसको रेनफॉल ही समझिएगा। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी यहाँ पे सचेत हो गई है। 16 कंट्रोल रूम बैठाए गए हैं कि यहाँ पे जो भी फ्लड प्रोन एरिया है जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, मॉनिटर करने की जरूरत है। अब देखेंगे दिल्ली किस प्रकार से इम्पैक्ट हुई है, उसको भी हम देखेंगे और यमुना नदी की बैकग्राउंड में जाकर के डिटेलिंग भी देखेंगे, क्योंकि यमुना नदी क्वेश्चंस हो सकते हैं, यमुना रिवर से क्वेश्चंस बन जाते हैं और कई बार बने भी हैं, तो उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिल्ली का ब्रूटल कंडीशंस आपके सामने नजर आ रहा है। तो जो दिल्ली है उसकी कंडीशंस को अगर देखा जाए तो पहली बात यहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्लान्ड वे में अपनी दिल्ली को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। जो भी आर्किटेक्चर थे और जो भी गवर्नमेंट रूल करी, इस पे कार्य सही ढंग से नहीं करी थी पिछले समय में ही, जिसके कारण आज के समय में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करी जाए, प्लान्ड वे में बस्ती को बसाया नहीं गया, टाउन सिस्टम को। सीवरेज सिस्टम जो थे वो सही प्रकार से सही साइज के लगाए भी नहीं गए। अगर बात करी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, माइग्रेशंस भी यहीं पे आते हैं। तीसरी जो है, हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उनको रेगुलेट सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रही है, क्लीनलीनेस नहीं हो रही है यहाँ पे अंडर वाटर पासेस की। दूसरी चीज़ें जो अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे सीवरेज हैं, जो नाले हैं, अगर बात करी जाए, उनकी क्लीनिंग तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी लगाने की आवश्यकता है ताकि हम सही प्रकार से क्लीनिंग कर सकें और ऑप्टिमम रिजल्ट भी वहाँ से प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं, पूरा कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है यहाँ पे, तब जाकर के ये चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी। अदरवाइज ऐसे ही इनंडेशंस, ऐसे ही फ्लड का हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं कैसे बस यहाँ पे डूबी हुई है। अब थोड़ा दूसरा पिक्चर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी एक बस डूबी हुई है। तो ये जो दिल्ली है डूबी इस प्रकार की, जो पिछले 50 साल का आंकड़ा है उसको तोड़ती हुई नजर आई है। तो दिल्ली में बहुत हैवी फ्लड आ चुका है, जिसके कारण ये सारी इश्यू निकल के आ रही है। आम जनता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गई है। सारी की सारी बातें बोली जाए अगर एक शब्दों में, तो ये दिल्ली में ऐसा पहले कभी भी लगभग नहीं हुआ था, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे अपने अपने व्हीकल को ट्रैक्टर की सहायता से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ट्रैक्टर में जो फ्यूल का साइलेंसर होता है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ होता है, जिसके कारण गाड़ी बंद नहीं होती है। यहाँ पे इसका नीचे होता है तो गाड़ी पानी पड़ते ही तुरंत बंद हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे कमर के जितना पानी है लग गया है। लोग किस प्रकार से रह रहे होंगे यहाँ पे। तो सस्टेनेबल सिटीज बनाने की जरूरत है, प्लान्ड वे में कार्य करने की जरूरत है। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हो जाती हैं। हम लोग जब भी बात करें फ्लड की तो ये सीधे सीधे जुड़ जाती है क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट को लेकर के अगर कार्य नहीं किया जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो चीज़ें कवर करने के लिए बोली गई थी पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में, उसको अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं हम लोग कार्बन के ऊपर कार्य कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग केवल बातें करते हैं कॉन्फ्रेंस में जाकर के और चले जाते हैं। तो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं यहाँ पे उसको एक्शंस लेने की ज़रूरत है और वर्ल्ड को कोलैबोरेट करके एक प्रकार से यूनाइट करके कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो एस्पेक्ट है किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ग्लोबल एस्पेक्ट है, ग्लोबली इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है ये सारी चीज़ें जो आपको बताया। तो ब्रूटल कंडीशंस है, गली में भी और हर जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए किस प्रकार से रोड जो है नदी के रूप में यहाँ पे
परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग दिल्ली के फ्लड सिस्टम और वहाँ के प्लान्ड वे में जो चीज़ें नहीं है उसकी सारी डिटेलिंग आपको मैं दे दिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाके यमुना नदी को जल्दी से देखेंगे और समझेंगे। तो यमुना जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, बात करी जाए गंगा की। तो यानी पहली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है, तो आपको बता दें यही है, लेकिन ये डिस्चार्ज के माध्यम से बोला जा रहा है। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बात करी जाए इंडिया के कंसर्न में, तो जो यमुना है वह लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोली जा रही है डिस्चार्ज के माध्यम से। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ओरिजिन कहाँ से होती है यमुना की, तो यमुनोत्री ग्लेशियर्स 4500 फीट के ऊपर, 4500 मीटर ऊपर यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पे होती है। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में लोअर हिमालय से निकलती है। तो क्वेश्चंस बना सकता है यूपीएससी, याद रखिएगा, अपर हिमालय, लोअर हिमालय, मिडिल हिमालय कहाँ से निकलती है, तो लोअर हिमालय से यमुना निकलती है। तो याद रखिएगा यमुना लोअर है, तो लोअर हिमालय से निकलती है और 4500 मीटर, तो ये बंदरपूछ पहाड़ी है उस स्लोप से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, यही इसका सोर्स है, उद्गम स्थान यही है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर्स, बंदरपूछ, ये दोनों एक जगह पे हैं, यहीं से चीजें निकलती है, ये हिल एरिया है। अगर इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए, ये क्या होता है, अगर मान लें हम ये आपकी यमुना नदी है, तो यमुना नदी इस डायरेक्शंस में बढ़ रही है, तो ये इस डायरेक्शंस में बढ़ रही है, तो ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो यही ट्रिब्यूटरी है जो ये दर्शा रही है। तो हिंडन, टर्न, हनुमानगंगा, ससुर खदेरी, ये इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं जो आपको बताया। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो गिरी, बघैन, चंबल, बेतवा, सिंध और केन इसकी राइट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। ये मर्ज करती है क्या गंगा के साथ, कहाँ पे, संगम इलाहाबाद में। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, उसमें लोग नहाने जाते हैं। तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, यहीं पर जाकर के यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलान होता है, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ऐसा भी माना जाता है यमुना जो है डॉटर ऑफ सन गॉड सूर्य की, ये बेटी हैं और सिस्टर हैं यमा की। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इतिहास की भी चीजें आपको पता होना चाहिए। रिवर जो है क्रॉस करता है सेवरल स्टेट, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो ये चीजें याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जाकर के ये मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है, दिल्ली से क्रॉस करती है। तो तबाही तो दिल्ली में मच रही है क्योंकि अनप्लान्ड है। अब पूरी की पूरी यमुना जो है फुल फ्लेज में अपने टॉप लेवल पे चल रही है, तो जो भी वाटर लेवल होगा वो तो रिचार्ज हो जाएगा। तो वाटर लेवल रिचार्ज होगा तो पानी किधर मारेगा, जहाँ पे रिचार्ज नहीं है, तो उसी साइड पे पानी फ्लो करेगा। और ये जो चीजें हैं इसी तरीके से अभी चल रही हैं। अगर बात करी जाए सेवरल ट्रिब्यूटरी की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टर्न्स, चंबल, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो रिवर यमुना की। ये बात करी जाए तो टर्न्स जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो सिंध, बेतवा, केन भी यहाँ पे लार्ज बेसिन के रूप में आते हैं। हाथी कुंड बराज जो अभी आपको मैं बताया, वो हाथी कुंड बराज ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 कैनाल भी हैं, तो यहाँ पे वाटर डाइवर्ट किया जाता है 2 कैनाल के द्वारा। तो एक वेस्टर्न यमुना कैनाल है जो फ्लो करता है हरियाणा के तरफ, और ईस्टर्न यमुना कैनाल है जो फ्लो करता है उत्तर प्रदेश के तरफ। तो आशा करते हैं यमुना रिवर से जो भी डिटेलिंग दिया वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब कुछ न्यूज और फैक्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो 300 लोगों की यहाँ पे जो टूरिस्ट बन के लाहुल और स्पीति, ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है भी बाढ़ आने से यहाँ पे ये सारे लोग स्ट्रैंडेड हो गए, फंस गए इसी फ्लड में। तो कई सारे लोगों की डेथ भी हुई है। और यहाँ पे पावर स्टेशन, वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे ह्यूजली डैमेज हुए हैं, इसको रोक दी गई है इन सप्लाई को। हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीजें हुई हैं, कई सारे लोगों की डेथ भी हुई है। दूसरा जो न्यूज निकल के आ रहा है, ताइवान की कंपनी, क्या नाम है उसका, फॉक्सकॉन।
फॉक्सकॉन की जो डील होनी थी 19.5 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर के लिए, ये पुल आउट कर ली। तो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड मून शॉट। तो ये सेकेंड मून शॉट क्या है, तो आपको बता दें ये सारी चीजें आपको चंद्रयान 3 से रिलेट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बता दें यहाँ पे जो चंद्रयान 1 है और चंद्रयान 2, ये 2 यान भेजे गए थे भारत से भेजे गए थे ताकि मून का जो हम स्टडी कर सकें और चंद्रमा के बारे में और भी ज़्यादा गहन जानकारी ले सकें। अब तीसरा प्लानिंग चल रही है 14 जुलाई को कि इसको हम भेजेंगे, और जो इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेलिंग हम अभी सेकेंड चंद्रयान से जो हम लोग नहीं ले पाए, और भी ज़्यादा डिटेलिंग इससे हम ले पाएंगे। तो इसरो की बात करी जाए तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है, याद रखिएगा। ये प्लान क्या कर रही है, लॉन्च करने के लिए चंद्रयान 3 जो अभी आपको बताया। तो लॉन्चिंग कब होगी, 2:35 शाम को 14 जुलाई को ये लॉन्च होगी, यानी 2:30 बजे के आसपास, याद रखिएगा टाइम। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM मार्क 3 से श्रीहरिकोटा, जो पिछला लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था वही लॉन्च व्हीकल है। तो इसको GSLV मार्क 3 भी बोला जाता है, LV मार्क 3 इसका नाम है। तो श्रीहरिकोटा चंद्रयान 3 से ये अभी जाएगा और इसको लॉन्च करा जाएगा। आशा करते हैं इस बार चीजें कोई इशू नहीं होगी, पूरी उम्मीद है इस बार जो भी साइंटिस्ट हैं उनका। चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे जुलाई 2019 में विक्रम और प्रज्ञान 2 रोवर लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑर्बिटर था और ऑर्बिटर इंटर किया मून पे, लेकिन सरफेस की बात करी जाए तो यहाँ पे चीजें फेल हो गई। तो इसरो जो है यहाँ पे इन प्रॉब्लम को बाद में आइडेंटिफाई किया और जो ये कहा कि कई बार ये ऐसे इशू हो जाते हैं जिसको अब हम लोग कंसिडरेशंस में रखकर आगे बढ़े हैं। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रॉकेट है ये इसमें बहुत सारे पेलोड भी लगेंगे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, जो भी अगर चंद्रमा है उसकी ऑर्बिट के अगल बगल ये चीजें जो घूमती हैं वही इलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस चीज को लैंडर और सर्कुलर ऑर्बिट मून को यहाँ पे भेजा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइनली अगर बात करी जाए तो लैंडर विल डिटैच, जो लैंडर जाएगी वो व्हीकल से बाद में डिटैच हो जाती है, तभी तो जा करके वहां पे लैंड करेगी, कहाँ पे, मून पे। तो ये चीजें चले ही जा रही हैं, देखते हैं किस प्रकार से चीजें होती हैं। अगस्त 23-24 तक यहाँ पे ग्रेजुअल लैंडिंग की बातें बोली जा रही हैं। तो ये डेट दे दिया गया है, अगस्त 23-24 तक चीजें सरफेस पे उतर जाएंगी। इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेस की बातें बोली जा रही हैं। इसरो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है अपने लैंडर्स के लेग को, यानी और भी अच्छा तरीके से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं ये चीजें इनहेंस होंगी और ये जो चीजें चलेंगी वो सही प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएंगी। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान काफी न्यूज में आ गया है। तो जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो बैकग्राउंड में न्यूज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चंद्रयान 1 की अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये पहला था भारत का लूनर प्रोब। लूनर किससे रिलेटेड है, चंद्रमा से, इसीलिए चंद्रमा जी के नाम पर यहाँ पे चंद्रयान 1 रख दिया गया। वेरी सिंपल। चंद्रयान का जो प्रोग्राम था यह लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कब, तो डेट पूछा हुआ है, क्वेश्चंस बनाया हुआ है, आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तीनों को डेट मैच करने के लिए दे देगा तो भी आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था और एक ही साल तक ये ऑपरेट था, उसके बाद ये डेड हो गया। मिशन जो है लूनर ऑर्बिट इसमें था और इम्पैक्टर एक डाला गया था। तो लॉन्च किया गया था स्पेस में किस व्हीकल को, तो PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल करके 22 अक्टूबर HDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडिया चौथी कंट्री होगी टू प्लेस इट्स फ्लैग इंसिग्निया ऑन द मून। यहाँ पे चौथी कंट्री यहाँ पे जो थी कि यहाँ पे एक ऐसा भारत
का परचम लहराएगा, जो इस तरीके का कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो जो अगर बात करी जाए तो ये सेकाल्टन क्रेटर, तो क्रेटर क्या होता है? क्रेटर, चंद्रमा पे भी बड़े बड़े वॉल्केनो हैं और वो वॉल्केनो जब धंस जाते हैं तो यहाँ पे क्रेटर का एक कढ़ाई देखते हैं, तो ये बड़ी कढ़ाई है। ये कढ़ाई कितने किलोमीटर की हो सकती है? 150, 50, 300, 500 किलोमीटर तक की ये गड्ढे होते हैं, तो इन्हीं को क्रेटर बोला जाता है। और ये इन्हीं साइड पे इसका नाम रखा गया है। तो स्केलेटन इसका नाम है, सेकेलेटन, और इसका नाम जो इम्पैक्ट करेगा इसको जवाहर पॉइंट भी बोला जाता है। तो इसी पॉइंट के आसपास चंद्रयान 1 को यहाँ पे ऑर्बिटर में भेजा गया ताकि इसकी रीडिंग ये ले सके। 1 साल के बाद, जो कि बताया आपको, ये बंद हो गया। अब चंद्रयान 2 की डिटेलिंग को देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीजें। अभी रिसेंटली इसको भेजा गया, क्वेश्चंस पुनः रिवाइव हो गया है। तो यह नहीं कि 2019 का क्वेश्चंस पूछ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें न्यूज में आती हैं उससे क्वेश्चंस बना देता है। तो ये सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशंस था, मिशंस इसरो की, जो कि बात करी जाए चंद्रयान 1 के बाद। लूनर ऑर्बिटर, जिसे लैंडर बोला जाता है, ये इसका नाम क्या था? विक्रम साराभाई, जो कि स्पेस सेंटर के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये इन्हीं के नाम पे विक्रम पड़ा था। प्रज्ञान, जो कि रोवर था। रोवर क्या है? इसमें पहिए लगे होते हैं। रोवर का मतलब चलने वाला, 6 पहिए होते हैं, और यही जाके मिनरल इकट्ठा करेगा, फोटो खींचेगा। ये सारी चीजें वहां पे जो भी मिनरोलॉजी है, टोपोग्राफी है, वहां की ज्योग्राफी है, उसको समझने में हमारी मदद करता। तो ये वहां पे लैंड ही नहीं कर पाया। कौन? लैंडर वहां लैंड करता, लैंडर के अंदर था रोवर। तो रोवर और लैंडर दोनों वहां क्षतिग्रस्त हो गए क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ये चीजें थी। इस बार आशा करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो यहाँ पे सरफेस के कॉम्पोजिशंस को रीडिंग लेने के लिए और जो लोकेशंस और लूनर वाटर है उसकी रीडिंग लेने के लिए हम लोग यहाँ पे चीजें भेजे थे। लॉन्च किया गया था 2019 में LBM-3M1 रॉकेट से, जो कि 22 जुलाई को, याद रखिएगा, कहां से? आंध्र प्रदेश से, HDSC। लैंडर रोवर यहाँ पे शेड्यूल किए गए थे नियर साइड मून, तो साउथ पोलर के साइड में हम लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को एग्रीगेट इंफॉर्मेशंस मिल सकती है अगर हम सक्सेस हो गए तो अभी तक लगभग साउथ में बहुत कम ही ऐसी कंट्री हैं जो अप्रोच दिखाई हैं, तो हम लोग उसमें से एक कंट्री है, वो भी टॉप के कंट्री में आते हैं यहाँ पे। तो लैंडर यहाँ पे क्रैश किया, कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गई थी 6 सितंबर 2019 को। यहाँ पे कुछ किलोमीटर ही पहले थे, यहाँ पे ये चीजें हार्ड लैंड हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे टूट जाती है लैंडर वहां पे पहुंचने से पहले। यहाँ चीजें बोली जा रही हैं। दूसरी बात क्या बोली जा रही है? गोल्स ऑफ मिशंस। तो ये क्या करता? लूनर टोपोग्राफी जो बताया, मिनरोलॉजी, वहां पे क्या क्या मिनरल हैं, खनिज पदार्थ, उनका ये स्टडी करता और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशंस भेज देता। लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हुए। परंतु चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वह बहुत हद तक सक्सेस हुआ। यानी अगर अपनी चंद्रयान 2 को कंप्लीट देखा जाए तो हमारा जो मिशन था 85% सक्सेसफुल रहा। केवल लैंडर ही था जो वहां पे पहुंचा हम नहीं पाए। तो ये चीजें थी जो कि अभी भी हम इस पे प्राउड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राउड करने वाली चीजें नहीं है। तो भारत की अचीवमेंट है। और दूसरी चीजें ये बता दें, पृथ्वी से चंद्रमा पे भेजना ये बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसको इस स्लाइड के द्वारा जो समझा रहे हैं ये तो बस समझने के लिए है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर। तो ये चीजें याद रखिएगा सदैव। एलिमेंट के क्या है वहां पे चंद्रमा पे, उसके लिए हम लोग भेजे थे लूनर एक्सोस्फीयर के बारे में जानने के लिए, क्या किस प्रकार से वहां पे आइस है, वाटर है, हाइड्रोक्सिल है, इन सारी चीजों के बारे में, साउथ पोलर रीजन में क्या चीजें हैं, लूनर की क्या थिकनेस है, सरफेस कैसी है, उसके मैप को जानने के लिए वहां पे हम लोग 3D मैप उसका बना सकें, इन सब चीजों के लिए हम लोग भेजे थे। तो ये चीजें नहीं हुई सफल, लेकिन बहुत हद तक हम अभी भी उसमें सफल हैं। तो ये सारी डिटेलिंग थी। चंद्रयान 2 को जब 3 लॉन्च हो जाएगा तो उसकी भी डिटेलिंग आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करना है। आशा करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो एडिटोरियल अभी बोल रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इंडिया की सेकेंड अटेम्प्ट है कि हम भारत
के जो लैंडर हैं और रोवर हैं उसको चंद्रमा के सरफेस पे आराम से लैंडिंग करा सकें और अपनी टेक्नोलॉजी का सही प्रकार से इस्तेमाल करके इस कैपेबिलिटी को हम अचीव कर सकें, इस अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकें। तो सॉफ्ट लैंडिंग पिछली बार नहीं हुई थी, इस बार हम पूरा का पूरा जोर लगा दिए हैं और हर प्रकार से अपनी चीज़ों को फेलियर होने से बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे इस मिशन में चीज़ें डाली गई हैं कि किस प्रकार से हम चंद्रमा पर पहुँच के उसके बारे में इंफॉर्मेशंस रख सकते हैं। जो भी वहाँ की टोपोग्राफी है, मिनरोलॉजी है, वो सब के बारे में, एक्सोस्फीयर है, हम उसके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड ये नासा की है, चंद्रमा पे भेजने वाली है। इसके तहत ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया भी इसको लेकर के चीज़ें आगे बढ़ रहा है, इसी के कर कदमों पे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इंडिया का डिसीजन ये था कि यहाँ पे कि विल प्ले आउट विथ इंडिया डिसीजन टू ज्वाइन द आर्टेमिस एकॉर्ड। तो आर्टेमिस एकॉर्ड यहाँ पे किससे रिलेटेड है? मून से क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। ये पिछले वीडियो में कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मैं इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो यहाँ पे मिशन क्या दर्शाएगा? तो ये सॉफ्ट लैंडिंग जो रोवर होगी मून पे, यह एक अचीवमेंट के रूप में देखी जाएगी। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस अगर बात बोली जाए तो पब्लिक प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस जो हैं इसको भी हम लोग लेकर जा सकते हैं। तो आने वाले समय में इस प्रकार की अगर सक्सेस हो गया तो हम लोग अपनी ह्यूमन बीइंग को भी चंद्रमा पे भेजते हुए नजर आएंगे। तो ये मिशन है भारत का, इसके पीछे भारत कार्य कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अगर इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। और दूसरी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो मेजर जियोपॉलिटिकल गोल भी हम लोगों का उभर के आएगा। विश्व में हम लोगों का एक पटल पे अलग स्टेटस नजर आएगा। जो एकॉर्ड है यूएस से, अभी रिसेंटली भारत का यूएसए से बहुत सारी चीज़ों में डील हुआ है। तो 2000 से ही हम लोगों का बेका डील, लेमोआ डील, कमकासा डील, बहुत सारे ऐसे डील हैं जो हम उसके साथ किए हैं। अभी रिसेंटली आईसेट डील यानी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का जो डील किए हैं यूएसए से, वो भी इसी को लेकर के चीज़ें हैं, यानी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशंस करी जाएगी। यहाँ पे बात करी जा रही है यूएस लेड एक्सिस। अगर चाइना, रसिया यहाँ पे क्या बना रहे हैं? इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है रसिया और चाइना के द्वारा मिलकर कि चंद्रमा पे यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी हम लोग स्टडी अच्छे से करें। एक स्पेस स्टेशंस बनाने की बात बोली जा रही है। तो दो कंट्री हैं, याद रखिएगा, एक चाइना, दूसरी रसिया। तो यूएस में इस एकॉर्ड में अपना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हम लोग अगर सफल होते हैं चंद्रयान 3 तो हम लोगों का भी अचीवमेंट इसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। स्टडी यहाँ पे क्या कह रही है कि जो मिशन है यहाँ पे 6 साइंटिफिक पेलोड लेकर के जाएगा। 7वां इंस्ट्रूमेंट की बात करी जा रही है जो है प्रपोल्सन मॉड्यूल। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अर्थ को हेल्प करेगा साइंटिफिक तरीके से, किस प्रकार से अपने साइंटिस्ट इस चीज़ को देखते हैं। प्लैनेट को भी यहाँ पे हम सही प्रकार से जज कर पाएंगे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अपने अर्थ के सिचुएशंस, कंडीशंस, इन्वायरमेंट में, ये भी चीज़ें हम जान पाएंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसका यूजेस बहुत वास्ट है, हर प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस के फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। आप वहाँ की टोपोग्राफी, जियोग्राफी को जान सकते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानेंगे सही प्रकार से तब जाके उसका यूज कर सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। तो वर्ल्ड की रिस्पॉन्स यहाँ पे देखी जाएगी। मून ग्रोइंग इम्पोर्टेंस जो कि चल रही है और साइंटिफिक और पॉलिटिकल मिलियू में भी, यानी इस वातावरण में भी, पॉलिटिकल और साइंटिफिक वातावरण में भी हमारी गरिमा ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको इस वीडियोस में मैं दिया चंद्रयान को लेके। आशा करते हैं चीज़ें कवर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चंस करनी है कमेंट सेक्शंस में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे AI डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्टमेंट। ये AI क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस यहाँ से बनाया जा सकता है। क्या है ये AI? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आपको बता दें, ऐसी कोई भी चीज़ जो मशीन्स के द्वारा ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ
दर्शाती हैं कि उसका उपयोग हो रहा है। यानी रोबोट की बात करी जाए, छोटे छोटे रोबोट्स की बात करी जाए, बड़े रोबोट, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी उनमें एक बुद्धिमत्ता क्षमता डाली गई है कि वो क्या करेंगे। इस प्रकार के अपने मन से ही कार्य करना, उनको थोड़ा सा कमांड कर देना और वो सारे कार्य को एग्जीक्यूट कर दें कम समय में इफिशिएंट तरीके से, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य है। तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जो है बात करी जा रही है किस प्रकार से इकोनॉमिक को ये इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी, तो इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। अब आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी मैं किसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ऑटोमेटेड फैक्ट्री मशीन्स की अगर बात करी जाए, ऐसी मशीन्स जो ऑटोमेटिक चीज़ें बनाती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी कार जिसमें बैठ जाइए स्वयं चलेगी, अगर आगे कोई होगा तो ब्रेक लगा देगी, नहीं कोई होगा तो आगे चलेगी, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। रोबोकॉप की बात करी जा रही है, ऐसा रोबोट जो चोरों को स्वयं पकड़ ले, ऐसा रोबोट जो टेररिस्ट आइडेंटिफाई कर ले। तो हर प्रकार से चीज़ें यहाँ पे रिवोल्यूशनरी होती चली जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाए अगर, तो ये हमारी लाइफ में इस कदर घुस चुका है कि हर जगह इसका उपयोग नजर आने लगा है लोगों को। तो अगर पोयम से लेकर के यहाँ पे हर एक लाइन पिकअप की बात करी जाए तो इसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से हम इसका रोल ही पाते हैं। अभी जो चीज़ें आ रही हैं चैट जीपीटी की, ये भी एक प्रकार से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक प्रकार से क्या है, ये तो है ही, और आते ही रिवोल्यूशंस ला दिया इसने। तो हर प्रकार के लोगों को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है ये। इसी के तर्ज पे यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। रिसेंट जिसका राइज हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई, जिसको क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी। तो ये ग्लोबली बहुत फेमस हो गया है, बहुत ही रिसेंट समय में 2022-23 के सेशंस में ही आया और इतनी जल्दी ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। तो कमेंडेबल वर्क है। जो भी ट्विटर है इसका उपयोग भी कर रहे हैं, कई सारे जगहों पे इसकी चीज़ों में उपयोग हो रही हैं। तो इसका हर फील्ड में उपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ब्रॉड कंसेंसस की बात करी जाए तो ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कम समय में ज़्यादा कार्य करके इफिशिएंटली, सही तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से सारी कामों को करके आपके सामने प्रोवाइड करता है, तो ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी। कोई डाउट ही नहीं है कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगा। किसकी, ह्यूमन कैपिटल की हर प्रकार से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे इसके रिपरकशन भी हैं, रिवरेशंस भी हैं, ये बहुत सारे इश्यू हैं इसको लेके, तो हम उसको देखेंगे थोड़ा। क्या है वो, अगर बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जनरेटिव एआई वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करी जाए 5000 कस्टमर इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फिलीपींस में। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की जो MIT है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाएगी अगर, तो ये प्रोडक्टिविटी लाएगी और बहुत लोगों को सेटिस्फैक्शंस भी पहुंचाती हुई नजर आएगी। कंज्यूमर लेवल पे ये सेटिस्फैक्शन पहुंचाती हुई नजर आएगी, बेटर ट्रीटमेंट देगी कंज्यूमर को। तो यानी हर प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लोगों को जहां सेटिस्फैक्शंस नहीं मिलता है वर्क से, जॉब से, सर्विसेज से, वहां पे उन प्रकार के सेटिस्फैक्शंस को इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। ये चीजें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ क्या सर्वे निकल रहा है, लिंकेड की टॉप 15 कंपनी का यहाँ पे सर्वे, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। तो 70% ऑफ देम क्या यहाँ पे इस चीज को देखे हैं कि ये फास्टर है, स्मार्टर है और प्रोडक्टिव लेकर के आई थी। यानी तेज काम करेगी, टाइम कम लेगा और स्मार्ट तरीके से कार्य करेगी, सही तरीके से कार्य होगा। और प्रोडक्टिविटी की बात करी जा रही है, सही प्रकार से चीजें करके आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो ये सही चीजें हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं एक दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, बहुत सारे एंगल हैं। 32% लोगों की ओपिनियन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे
इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है, मॉडेस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि गेन करेगी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर में। तो जो चीजें इस प्रकार से प्रोडक्टिविटी लेके आएगी वो मार्केट में तो गेन करेगी ही, प्रोडक्टिविटी गेन करेगी और अपना भी मार्केट ऊपर लेकर के जाएगी, क्योंकि लोग इसका यूजेस करना शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे चैट जीपीटी को बैकग्राउंड में जाके कि ये है क्या जो चैट जीपीटी की हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जीपीटी का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ देगा, तो आपको नहीं पता होगा तो भी ये क्वेश्चंस छोड़ देंगे आप। तो चैट जीपीटी का क्या मतलब होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ये चीजें हैं। तो प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर यहाँ पे चैट जीपीटी का पूरा फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो ओपन एआई कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है 30 नवंबर 2022 को। 7 ही महीने अभी हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये डिस्प्ले कर सकता है टेंडेंसी, क्या किस प्रकार की चीज़ों को इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशंस है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है इतिहास में, अगर हम उठाकर देख लें तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए गूगल की जो कंपनी है यहाँ पे, तो गूगल का यहाँ पे दूसरी बैदू है, मेटा है, ये सारी जो कंपनी हैं अलग अलग, ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये भी इसके फील्ड में लगी हुई है। चैट जीपीटी यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है एट्रोपी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, और पोटेंशियल है इसके पास कि प्लेगियरिज्म और फ्यूल मीन्स इंफॉर्मेशन। यानी क्या बोली जा रही है, चैट जीपीटी की जो पावर है वो ह्यूमन इस चीज को फिल्टर आउट नहीं कर सकते कि किसकी हम लोग कॉपी चोरी किए हैं, किसका ये कॉपी नहीं है, लेकिन इसके पास ये चीजें हैं, इसी को प्लेगियरिज्म कहते हैं। दूसरे की पुस्तकों को यहाँ पे लिखी हुई चीजों को चुरा लेना, कॉपी कर लेना, इसी को प्लेगियरिज्म कहते हैं। लेकिन इसके पास ऐसी क्षमताएं हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से चीजें आ रही हैं। चैट जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 भी आ चुकी है। ये इस तरीके से कार्य करेगी। आपको अगर किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस रखना हो तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर एस्से करना हो तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी के इश्यू के बारे में जानना हो तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी निकल के आ रही है। गूगल से भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। चैट जीपीटी मार्केट में रिवोल्यूशनरी स्टेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये डेवलप किया गया है ओपन एआई कंपनी के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको बताया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो रिपोर्ट यहाँ पे डाला गया है गोल्डमैन सैक रिसर्च के द्वारा, तो ये कोई नाम नहीं है, ये कंपनी है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। गोल्डमैन सैक कंपनी यहाँ पे था। यही कंपनी ने क्या नाम दिया था, ब्रिक नाम दिया था। तो इसकी भी डिटेलिंग को हम लोग देख लेंगे, घबराएंगे नहीं। यहाँ पे जनरेटिव एआई एलोन कुड रेज ग्लोबल जीडीपी 7%। तो ये क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल जीडीपी को भी बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इफिशियंसी बढ़ाएगा, कम टाइम में कार्य करके देगा, तो यहाँ पे लोगों की उपयोगिता कम होती हुई नजर आएगी, मशीन की उपयोगिता अधिक होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, कम ह्यूमन को रख के यानी मशीन्स को रख के आप कार्य कर लेंगे तो प्रोडक्टिविटी और जीडीपी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। 7 ट्रिलियन की बातें बोली जा रही हैं सिंपली यहाँ पे। 10 सालों में इसमें स्कोप है। देखिए किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल नेगेटिव भी इम्पैक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव तो इम्पैक्ट देख लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो पहला अगर बात करी जाए तो लेबर रिप्लेसमेंट हो सकता है एआई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने से। मान लीजिए जो ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे भारत में, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो धीरे धीरे उसमें वो चीज़ें सीखे, तो धीरे धीरे सीखे, या जो नहीं सीख पाए उनकी जॉब क्या हो गई, चली गई। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी आया है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, लोगों को तुरंत स्किलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट इस पे प्लान्ड वे में कार्य करना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो हम लोगों से पीछे होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे लोगों के जॉब को भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पे बोली जा रही है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी क्या बोला है कि रोबोट जो है हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका बहुत सारा नेगेटिव
इफेक्ट करेगा वर्कर पे, और जो एवरेज वर्कर हैं उन पे ज़्यादा वर्क करता हुआ नजर आएगा। ये रिड्यूस करेगा लेबर शेयर, जो कि मार्केट में अगर 10 मिलियन लेबर हैं तो ये 9 मिलियन लेबर कर सकता है, यानी लेबर लोगों को जॉब से निकलवा सकता है, लोगों की जॉब जा सकती है। सिंपली अगर सिंपल साधारण भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, एम्प्लॉयमेंट वेजेज, इसमें भी चेंजेज आ जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट निकाला, ये कौन बोल रहा है, बोस्टन यूनिवर्सिटी बोल रहा है, इतना फेमस जाना माना यूनिवर्सिटी। तो ये इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। और जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं और इंडिविजुअल विथ लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये चीजें इंपैक्ट करेंगी ब्लू कॉलर वर्कर को। जो लेबर, जो भी लोग हैं पार्टिसिपेट किए हैं, जो ज़्यादा क्वालिटी स्किल्ड नहीं है, तो उनको भी इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। अब जल्दी से जल्दी हम अगर बात करें तो भारत को भी, इंडिया को भी इसमें हाथ डालना चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट के रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है कि एआई में इंटेंसिफाई कंपटीशन, ये सही बात है कि कंपटीशन ला रहा है और टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये जो है इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्पैक्ट लोगों को नहीं करेगा। द गार्जियन के रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे डिसरप्टिव, हाईली डिसरप्टिव बोला गया है, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा मिडिल क्लास लोगों को और व्हाइट कॉलर जॉब्स इन कंपनी। तो यहाँ पे कंपैरिजन बात करी जाए व्हाइट कॉलर जॉब के, तो यहाँ पे कई सारे लोगों मिडिल क्लास जॉब को यहाँ पे निकालता हुआ नजर आएगा, ब्लू कॉलर जॉब को गिराता हुआ नजर आएगा, यानी उनके जॉब्स कम होते हुए नजर आएंगे और व्हाइट कॉलर जॉब ऊपर होते हुए नजर आएंगे। तो ये मिडिल क्लास के जो जॉब हैं, मिडिल क्लास के लोग हमेशा फंसे हुए नजर आते हैं। जल्दी से ब्रिक्स देख लेंगे क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का नाम आ चुका है। तो ब्रिक्स जो है, पहले ब्रिक था, बाद में एस 2010 में ऐड हो जाता है, इसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है। 2001 में इसका नामकरण हो गया ब्रिक, और जिम ओनील जो पर्सनालिटी थे, एक इकोनॉमिस्ट हैं इसी कंपनी के, तो इसको नामकरण रख देते हैं। 2006 में इसकी फॉर्मेशंस हो जाती है UNGA के 61वें बैठक में। पहला बैठक रसिया में होता है, हेडक्वार्टर संघाई में है, और फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस के समय NDB का निर्माण होता है। NDB क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। जुलाई 2014 की बात करी जाए, 2015 में फॉर्मली NDB बैंक बन जाता है। बांग्लादेश, UAE, यूरुग्वे, इजिप्ट, ये सभी इसी बैंक के मेंबर हैं। ब्रिक मेंबर की कंट्री जो मेंबर ब्रिक में है, उसको जोड़ने के बाद ये चारों कंट्री भी इसी बैंक के मेंबर हैं, इसके नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। पॉलिटिकल इसका पर्पस था। 11 मई 2015 को इस बैंक के कामत पहले प्रेसिडेंट के रूप में भारत से चुने जाते हैं, याद रखिएगा। और ये 3.21 बिलियन पॉपुलेशंस को कवर करती है। जीडीपी की बात करी जाए तो 28.6 ट्रिलियन जीडीपी की। यहीं पे बात करी जाए जीडीपी ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे 56 ट्रिलियन के आसपास शेयर रखती है। तो ये थी सारी ब्रिक की डिटेलिंग। आशा करते हैं सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो इंडिया का क्या रोल होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो देख लें, क्योंकि सारी की सारी जो डिटेलिंग दिया हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं दिखेंगे तो वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है अपनी भारत, वर्ल्ड में अगर बात करी जाए, और तीव्र गति से हम और ज्यादा पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना चाहिए, नेट नेगेटिव इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगी, ये हमें भी देखने की जरूरत है, लुकआउट करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इफिशियंसी को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। वर्ल्ड यहाँ पे आगे जाएगा, हम यहाँ पे पीछे चले जाएंगे। तो हमें भी कार्य करने की जरूरत है। रेगुलेशंस, यूज और AI ये भी लाने की जरूरत है, लेकिन सही तरीके से, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है, और तब जाकर के अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, चाइना जो है इसमें 26% आप बूस्ट कर सकता है अगर बात करिए 2030 तक जीडीपी की, क्योंकि इसमें चाइना तीव्र गति से हाथ डाला हुआ है और इकोनॉमिक गेन भी लेता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ पे इंडिया के क्षमता की बात करी जाए तो एजुकेशन सेक्टर में हमें ट्रेनिंग देने की इनको ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तब जाकर के ऑनलाइन एजुकेशन और जो लार्जर एक्सेप्टेंस होगा यहाँ पे तब जाकर के हम ला सकते हैं। तो अगर पेंडेमिक में हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं तो इसको भी डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी भारत की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका सही प्रकार से स्किल लोगों को प्रोवाइड करके हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो जो ग्रोइंग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, ये तो सच्चाई है, लेकिन हम इसको सही प्रकार से ले आकर के अपने लोगों को स्किल प्रोवाइड करके हम भी यहाँ पे compete कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल आ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेकर के आया हुआ है और वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि एक औरत की क्या स्वायत्तता है, इंडिपेंडेंसी है कि वो कब क्या कार्य करना चाहती है, कब शादी करना चाहती है, कब बच्चा पैदा कराना चाहती है, ये सारी चीज़ें मतलब कब इसके लिए वो एग्री दिखाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें उनकी कहीं ना कहीं एग्रीनेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर वुमेन राजी ही नहीं है और उसके खिलाफ हम चीज़ें कर रहे हैं तो ये इम्पैक्ट कर रही है हमारे देश की इकोनॉमी को। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एस्पेक्ट हैं, इसको कंसीडर करके लेकर के चलना पड़ेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका थीम क्या डाला गया है? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। तो ये थीम है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? हमें अनलॉक करना है क्या जो भी वुमेन की पोटेंशियल्स है, गर्ल्स की पोटेंशियल्स है, खास करके फीमेल की बात करी जाए तो हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम इस प्रकार के लीडरशिप को लेकर के आएंगे और इनोवेशंस क्रिएटिव इस फील्ड में हम समाज में ला करके इनको रख सकते हैं। क्योंकि एक 50% जो पड़ रहा है फीमेल का वह पीछे ही रह जा रहा है, जो इशू क्रिएट कर रहा है हमारी जीडीपी में। तो 50% जीडीपी में अगर वुमेन का 100% जीडीपी में 50% पॉपुलेशन अगर वुमेन रख रही हैं तो अगर बात करी जाए 50% वुमेन का भी अगर रोल हम अपने इकोनॉमी में जोड़ देते हैं तो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशंस अपनी जो नेशंस है यहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, स्वास्थ्य के फील्ड में, और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, प्लानिंग वे में कार्य करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इसकी ऑटोनॉमी भी फीमेल को होनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं प्रत्येक वुमेन को यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे इसमें भी सुधार होनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड में हम लोग पॉपुलर कंट्री के रूप में गिने जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री, इन सब चीज़ को भी ध्यान में रख करके चीज़ें चलना होगा। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ डिसीजंस जो कि फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस होने चाहिए। यहाँ पे ये डिसीजंस लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अपनी फैमिली प्लानिंग चीज़ें चलेंगी। ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वायलेंस नहीं होनी चाहिए वुमेन के प्रति। दूसरी चीज़ें जो सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज हैं ये क्या होना चाहिए? सही दामों पे मिलना चाहिए, सबको स्वीकार होना चाहिए, हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो क्वालिटी सर्विस अगर मिलेगी तब जाकर के वुमेन की सिचुएशंस को हम चेंज कर पाएंगे, बदल सकते हैं, तब जाके कि ये आपके जीडीपी में रोल प्ले कर सकती हैं। सोचिए 50% अगर फीमेल है और 50% लगभग हम मान लें मेल है, तो यहाँ पे मेल की ही पार्टनरशिप ही केवल अगर हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पार्टनरशिप नहीं करती, रोल प्ले नहीं करती। तो जिस दिन ये करने लगेंगी तो क्या हाल होगा अपने देश का। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि आपको बताया, तो यहाँ पे 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट कर गया। बहुत सारे चैलेंजेज हैं यहाँ पे, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो हमें
जो भी रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव है, ये क्या है, गर्भ निरोधक मेडिसिन हैं, उसका भी सही प्रकार से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। परमानेंट मेथड बताया जा रहा है, कई लोग यहाँ पे परमानेंट स्टेराइल भी करे जाते हैं, ये भी चीज़ें हैं। यानी हर प्रकार से ये जो प्रेगनेंसी है इसको कंट्रोल करने की यहाँ पे बातें बोल रहे हैं कि अगर कोई वुमेन चाह रही है तो उसको ये ऑटोनॉमी दी जाए। ऐसा नहीं है कि वो केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रख दिया जाए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो सूचना, काउंसलिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस, हर चीज़ों में इसकी उपयोगिता बताई जा रही है। इंडिया का क्या कमिटमेंट है, तो अच्छा कमिटमेंट है, कई खराब कमिटमेंट नहीं है। फैमिली प्लानिंग 2030 तक यहाँ पे अपनी प्लानिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम ये अचीवमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है। हम कोई चाइना कंट्री नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली बैन कर दें कि आप एक ही बच्चा पैदा करेंगे, जिसका एक बच्चा पैदा हो मर जाए उसका दूसरा बच्चा ही न पैदा हो। तो यहाँ पे बताइए क्या, बहुत सारे इशू है, लेकिन अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आपको एक प्रकार से अपनी प्लान करके आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं है। कई सारे स्टेट ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो 2 बच्चा पैदा करने के बाद तीसरा अगर कर ले रहे हैं तो उनको सरकारी जॉब में अलाउ नहीं करी जा रही है, उनके स्टेट के अपने रूल्स बनाए जा रहे हैं भारत में। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कंट्रासेप्टिव की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। कंट्रासेप्टिव आपको बताया है गर्भ निरोधक मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसको हमको इसके समय को, क्वालिटी को एफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को सही प्रकार से करने की ज़रूरत है। जो भी प्रेगनेंसीज है, जो भी गर्भ धारण किए हुए महिलाएं हैं, वो उनको हमें हेल्थ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न जो बेबी है उसका भी हेल्थ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है यानी बच्चा पैदा करते वक्त जो महिलाओं का डेथ है, ये डेथ कितने पे गिने जाती है, तो ये डेथ आपको बता दें 1 लाख पर कितने महिलाएं मर रही हैं उसको MMR काउंट किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा 1 लाख पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को काउंट किया जाता है। मॉर्बिडिटी यानी क्या बीमारी लग जा रही है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर किस प्रकार से हो रही है, किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर, ये सारा चीज़ें कंसीडर कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ के ऊपर है, पॉपुलेशंस को लेके, डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम तो लॉन्च किए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अभी भी चीज़ें बाकी हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जन्म के समय अगर बात करें तो ये भी बढ़ी है भारत में। तो हम कुछ कुल मिला के यही बात कर रहे हैं। तो भारत में चेंजेस तो आ रहे हैं बट स्लो आ रहे हैं, उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट 97 अभी करेंटली चल रहा है 1 लाख पर बर्थ पे। तो 97 मदर यहाँ पे डेथ कर जा रही हैं, बच्चे 1 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं जिसमें 97 लोग की डेथ हो जा रही है। तो ये चीज़ें डाउन हुई है, 254 थी 2004 में। तो अचीवमेंट तो है। चाइल्ड मैरिज सिस्टम भी यहाँ पे जो चल रही हैं इसमें भी कमियां हुई हैं। टीन प्रेगनेंसीज इसमें भी ड्रेस्टिकली कमियां हुई हैं। तो कमियां तो हो रही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे कि और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो फिजिकल ऑटोनॉमी के लिए यहाँ पे संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। फिजिकल ऑटोनॉमी क्या है यहाँ पे कि उनके शरीर पे उनका हक है, उनका राइट है, ये भी उनकी फिजिकल ऑटोनॉमी है। तो वो क्या करना चाहती हैं अपने शरीर की, वो भी उनका फिजिकल ऑटोनॉमी है। किस प्रकार से शरीर का उपयोग करना चाहती हैं वो वुमेन का राइट है। आपके संविधान में ये चीज़ें मेंशन है। तो ये चीज़ें देना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें निकल करके आएंगी। मोस्ट रिसेंट बात करी जाए NFHS, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो आया था, 10% ऑफ वुमेन की बात करी जा रही है इंडिया में। ये इंडिपेंडेंटली हैं जो अपनी स्वयं डिसीजंस ले सकती हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं। 11% वुमेन ये बिलीव करती हैं कि मैरिटल वायलेंस ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो ये उनके साथ हो रहा है वुमेन। तो यहाँ पे अगर कोई भी वुमेन रिफ्यूज करती है अपने पति के साथ संबंध बनाने से, तो यहाँ पे उसको इस प्रकार की वायलेंस को फेस करना पड़ता है। यानी बात करी जाए सिंपल भाषा में बोले तो अगर मेल संबंध बनाना चाहता है फीमेल से जिससे वो शादी किया है और फीमेल यहाँ पे राजी नहीं है, तो यहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो जाता है।
ये सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, किसी भी रूप से इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। दोनों का कंसेंट यहाँ पे मैरिज के बाद ही मेरा मानना है ये कंसेंट जरूरी होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो कंट्री है एक्सपीरियंस कर रही है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अपनी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ, फैमिली प्लानिंग की तरफ, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट ह्यूमन कैपिटल के रूप में इंक्लूसिव इकोनॉमी में अपने भारत में मिलेगा अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें, हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से लेकर के चलते रहें। तो ये स्लो जो चेंजेज है उसको तेज करने की जरूरत है, यही यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे कि इक्वल जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए। अब तो राइट्स भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसजेंडर को किसी प्रकार की इशू नहीं है, उनको भी अधिकार है। तो तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर के रूप में एक्सेप्टेबल है, ये चीजें याद रखिएगा। पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करने की बात जो कि आपको अभी बताया, इंडिया का जो सिग्निफिकेंस अपॉर्चुनिटी है एडवांस जेंडर इक्वालिटी में, तो ये एक अवसर है जो ग्रो हो रहा है अपने भारत को लेकर, और हम अभी भी वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है जो 10% है मात्र, इसको हम बढ़ा करके 70% के पोटेंशियल तक रख सकते हैं। और जीडीपी ग्रोथ में एक अपॉर्चुनिटी है 770 बिलियन के आसपास 2025 तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं। तो वुमेन को आप जब तक यहाँ पे उनको राइट्स नहीं देंगे, उनको स्वायत्तता नहीं देंगे, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, उनको एजुकेशन नहीं देंगे, उनका हेल्थ नहीं ध्यान रखेंगे, जेंडर इक्वलिटी नहीं देंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी बात, जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट है, जो यूसीसी की बातें बोली जा रही हैं, अगर ये इस प्रकार से राइट्स नहीं दिए जाएंगे उनको, तो ये कैसे चीज़ें होंगी। तो उनको एसेट का पावर, पैसे का उनके पास न होना, ये भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस न होना, तो ये इशू क्रिएट करेंगे जिसके कारण वह इस फील्ड में कहाँ से आ पाएंगे। तो बहुत सारे बैरियर हैं, यही सारे बैरियर पे कार्य करने की जरूरत है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो आपको अभी वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को लेकर के मैं समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डोंट वेस्ट वाटर एक नया एडिटोरियल है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जॉन सॉ एक फिजिशियन थे लंदन में, ये यहाँ पे सोहो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे क्या ये देखे हैं कि 1854 में जो कालरा आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक का क्या मतलब, जो फैला, तो आउटब्रेक का मतलब होता है जो चीज़ें फैल जाना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिवास्टेटिंग कालरा जो आउटब्रेक हुई थी 1854 में, उसका क्या है, तो उसका इन्वेस्टिगेशंस किए और डेंसली पॉपुलेटेड सोहो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये चीज़ें किए। तो ये क्या रिपोर्ट के तौर पे इनको मिला, तो एपिडेमिक जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर से पंप आउट हुआ था स्ट्रीट से यहाँ पे, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये जाने। तो समय से पहले इनको पता था, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ों को, बीमारियों को यहाँ पे रोक भी दिए। दूसरी तरफ लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि जो वेस्ट वाटर है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस होनी चाहिए, किस प्रकार से जो गंदे वाटर हैं, जो वेस्ट वाटर हैं हम लोगों के, उसको हम किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी कहानी इन्हीं पे है कि अगर हम अपने वेस्ट वाटर को सही प्रकार से डील करेंगे तो डिजीज नहीं लगेगी। वाटर को ट्रीटमेंट करना चाहिए, वाटर का सही प्रकार से रेगुलेशंस हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो ट्रीटमेंट करने के लिए, तब जाकर के जो पोटेबल वाटर होगा, पीने योग्य पानी होंगी, उसमें हमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हम डिजीज और बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। इन प्रकार की चीज़ें बोली जा रही हैं। तो भारत की जो विक्ट्री है पोलियो वायरस में, हम लोग पोलियो से फ्री कब हुए थे, जल्दी से बताइए। 2012 में, 13 में, 14 में, इन्हीं तीनों में से कोई एक कंट्री ईयर है, जल्दी से कमेंट सेक्शंस में बताइए। तो ये SARS-CoV-2 जो ये क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये कोरोना वायरस का नाम है और कोविड-19 डिजीज है, याद रखिएगा। तो वेस्ट वाटर की सर्विलेंस बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हेल्थ की बात करी जाए तो बहुत सारे इश्यू निकल के आ रही हैं, इसीलिए इस बेनिफिट को लेने के लिए हमें सर्विलेंस की ज़रूरत है, अपने वेस्ट वाटर को देखने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। नीति आयोग यहाँ पे क्या कह रहा है, तो नीति आयोग ये कह रहा है कि जो अनइवन कवरेज हैं, सॉइल डिजीज हैं, स्पेसिफिक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और वेस्ट वाटर की सर्विलेंस के लिए यहाँ पे जो भी इशू है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है।
तो नीति आयोग भी बोल रहा है वेस्ट वाटर, और बहुत सारे रिपोर्ट भी निकल के आ रहे हैं। तो वेस्ट वाटर की सर्विलेंस करी जाए अगर इंडिया में, तो यहाँ पे निकल के आएगा सैंपलिंग एनालिसिस ऑफ सैंपल। यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं फ्रेश वाटर की, ये पॉन्ड से रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो सीवेज सिस्टम, अर्बन एरिया की लोकेलिटी को भी देखा जाए, यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों को मिल रहा है जो जेनेटिक फ्रेगमेंट को भी चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आपके जीन को भी चेंज करते हुए नजर आ रहा है। डिजीज तो आपको देंगे, उसको तो आप नहीं रोक सकते, जीन को भी इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही चीजें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सर्विलेंस होना चाहिए, यानी हर प्रकार से जो हम सर्विलेंस कर रहे हैं वाटर को लेके वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के हम अपना सही प्रकार से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं। तो ये चीजें हेल्प करेंगी हमें एम्पलीफाई करने के लिए, जो भी एपिडेमियोलॉजिकल कैपेबिलिटी है भारत की वो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो पेंडेमिक आया था कोविड-19, उसको टैकल करने के लिए हम लोग जल्दी से इंजेक्शन का निर्माण किए, हम लोग वर्ल्ड में अपनी मेडिसिन को पहुंचाएं, अफ्रीका में पहुंचाएं, बांग्लादेश में पहुंचाएं, श्रीलंका में पहुंचाएं, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे हम लोग भेजें, तो अफ्रीकन नेशंस में भी भेजें, याद रखिएगा। और भारत की ये गरिमामयी उपस्थिति हर जगह मौजूद रही। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये जो मिशन है बैकबोन है आज के डेट में भारत के हेल्थ स्ट्रक्चर का। अगर बात करें तो ये मिशन उद्देश्य क्या लेकर के आया है कि सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर सर्विस में यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, क्योंकि इसका नाम डिजिटल है तो डिजिटल सर्विस भी प्रोवाइड करी जा रही है। इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर सर्विलेंस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पे इसको लेकर के आया है। तो दिस वुड अलाउ फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, तो जो चीज़ें चल रही हैं इसी समय इस डिजीज को ट्रैक करेगा और आपको इफेक्टिव टारगेट भी यहाँ पे करके उससे डील करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं सक्सेसफुल इंटीग्रेशंस विल रिलाई ऑन पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा अगर ये चीज़ें हम लोग सफल हो जाते हैं तो। दूसरी तरफ क्या बात बोली जा रही है कि इनकरेज करेगा इंडिया को, और इंडिया पब्लिक हेल्थ में चैंपियन बनता हुआ भी नजर आएगा। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम अपने आसपास सफाई रखें, सैनिटेशंस रखें, नीट एंड क्लीन करके रखें तो हमें डिजीज नहीं लगेंगी। ये चीज़ें तो हमें बहुत पहले से ही पता है। लीडरशिप की बात करी जाए इंडिया की अगर, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी G20 की मीटिंग होने वाली है रिसेंटली सितंबर में। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इन सब चीज़ में भी इनोवेटिव अप्रोच लेकर के ऊपर जा सकता है और वर्ल्ड के साथ कदम कदम मिला के हेल्थ स्ट्रक्चर में भी आगे निकल सकता है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी और बूस्टअप होगी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो ये सारी डिटेलिंग वेस्ट वाटर को लेके आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेटेस्ट जुलाई, तो ये जो आपका जुलाई का महीना है भारत में अगर, तो यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत हद तक हर जगह पानी ही पानी, बाढ़ ही बाढ़, तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। तो ये जो पिछला जुलाई, यहाँ पे अभी जो जुलाई चल रहा है, टॉरेंशियल रेनफॉल हो रही है। टॉरेंशियल रेनफॉल क्या होता है? तो यहाँ पे ये माउंटेन है, ये मानसून आया, इससे टकरा के बारिश किया, तो ये टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, याद रखिएगा। जो बहुत सारी तबाहियाँ हैं नॉर्थ इंडिया में हुई हैं, तो नॉर्थ इंडिया में तबाही हुई है, पर्टिकुलरली बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तो नाव भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, लैंडस्लाइड कई जगह हो रही हैं, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, 100 ऑफ पीपल यहाँ पे फंसते हुए भी नज़र आए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो 22 के आसपास यहाँ पे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो ये अपनी जुलाई है जो अभी पूरी की पूरी लेट मानसून आई थी, उसके बाद भी ये इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा डाटा देखेंगे कि जुलाई में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। तो पहला जो डाटा है आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेड सिग्नल 204 मिलीमीटर की बरसात इन जून में। आपको दिल्ली भी कवर करें तो बहुत ज़्यादा दिल्ली भी अपनी डूबती हुई नज़र आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पे ये सेंटर बना के नज़र आ रही है। चंडीगढ़ में देखिए बारिश सबसे ज़्यादा अभी हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। पंजाब, वेस्ट MP, वेस्ट यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पे पंजाब ऊपर है, याद रखिएगा पंजाब की सिचुएशंस बहुत ही दयनीय हो गई है। तो नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल है 200 मिलीमीटर एक्सीड कर चुका है, वह
200 से ऊपर चल रहा है अभी मात्र जुलाई में ही, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक्चुअल रेनफॉल रिकॉर्ड करी जाए जो कि मिलीमीटर में होगा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 283 मिलीमीटर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है जो रिकॉर्ड किया गया है अभी 1952 से अगर कंसीडर करें। तो ये चीज़ें देखिए किस प्रकार से ये 2023 में इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने दिल्ली की, ये चंडीगढ़ का था, दिल्ली की अगर बात करी जाए तो ये देखिए 2023 में किस तरीके से इम्पैक्ट किया। 51.5 mm रेनफॉल जुलाई में, यहाँ पे 9 जुलाई को ही रिकॉर्ड करी गई है। ये चीज़ें चल रही हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में देखिए किस प्रकार से चल रही है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, तो कुल्लू में तो ये भयंकर तबाही मची है वहाँ पे। यहाँ पे मंडी हिमाचल प्रदेश में भी भयंकर तबाही मची है, शिमला में भी थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पे भी मची है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेटेस्ट जुलाई आया और किस प्रकार से मानसून लेके तबाही मचाता हुआ नज़र आया है। आपके सामने स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्लोबल साउथ ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको देखेंगे। अगर बात करी जाए तो ग्लोबल साउथ के टर्म को समझना जरूरी हो जाता है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे ग्लोबल साउथ किसको बोला जाता है। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दो रंग में हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर ग्लोबल नॉर्थ हो गया और इक्वेटर के ऊपर ग्लोबल साउथ हो गया, ये कंसेप्ट गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ग्लोबल नॉर्थ में आ रहा है, तो इसको जियोग्राफी से जोड़कर देखना गलत होगा। ये जियो पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। ग्लोबल नॉर्थ का और ग्लोबल साउथ का मतलब जियोग्राफी से रिलेट करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें चाइना भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है और इंडिया कंप्लीट इक्वेटर से ऊपर रहता है। तो इसको भी ग्लोबल साउथ में बोला गया है, याद रखिएगा, ग्लोबल साउथ में। अब चीज़ें हम शुरू करेंगे क्योंकि क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंट्री ऐसी जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ये स्टैंड करती हैं यहाँ पे नाटो के साथ अपनी इच्छाओं के विरुद्ध। यहाँ पे नाटो के साथ यानी बोली जा रही है, ये कंट्री स्टैंड नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वार यूक्रेन में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोली जा रही है, ग्लोबल साउथ एक टर्म निकल के आया है जो यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। तो ये टर्म से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल साउथ जो है सपोर्ट कर रहा है क्या, रसिया को। तो यहाँ पे यही चीजें क्वेश्चन मार्क के रूप में एडिटर पूछ रहे हैं। ग्लोबल साउथ इनडायरेक्ट रूप से या फिर डायरेक्ट रूप से बात करें तो सपोर्ट किसको कर रहा है, रसिया को। यहाँ पे किस तरीके से बात करी जा रही है अगर, तो यूक्रेन के कोर्ट में ग्लोबल साउथ का यहाँ पे वर्ड यूज हुआ और ये चैलेंज कर रहा है रसिया को। तो ये इसीलिए चीजें यहाँ पे हाईलाइट में आ गई। ग्लोबल साउथ किसको बोला जाए तो यहाँ पे वेरियस कंट्री हैं जो अभी आपको दिखाया, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री, लेस डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसका यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर और लार्जली अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे ये कंट्री हैं। लेकिन ऐसी भी कंट्री हैं जो आप इक्वेटर से ऊपर हैं। जनरल अगर बात करी जाए तो ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्री हैं उनकी हालात क्या है, गरीब हैं और ये हायर लेवल ऑफ इनकम की इनइक्वालिटी है, यानी इनकम इनइक्वालिटी है, यानी गरीबी है, भुखमरी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों की आयु सीमा भी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। तो ये लिविंग कंडीशंस की बात बोली जा रही है ये कंट्री में जो ग्लोबल नॉर्थ है। तो ग्लोबल नॉर्थ की जो तुलना करेंगे कहाँ से, तो ये ग्लोबल नॉर्थ की अगर तुलना करेंगे ग्लोबल साउथ से तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में डिफरेंसेस मिल जाते हैं। क्या, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात बोली जाए, लिविंग स्टाइल की बात बोली जाए, इनकम की बात बोली जाए, इनकम इनइक्वालिटी की बात बोली जाए, इन सब चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंसेस मिल जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात बोली जाए, सारी चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंसेस मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये रिचर कंट्री हैं नॉर्थ वाले और साउदर्न वाले थोड़ा यहाँ पे लोअर कंट्री हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ओशियानिया कंट्री, यहाँ पे ये कहाँ है, रिचर नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। टर्म की बात करी जाए तो कार्ल ओग्लेस्बी ने इसको क्वाइन किया था 1969 में। याद रखिएगा ग्लोबल साउथ पहली बार किसके द्वारा टर्म दिया गया था, तो कार्ल
एक पर्सनालिटी हैं, इनके द्वारा ये चीज़ें दी गई थी। कब ज़्यादा हाईलाइट हुई थी तो 1991 में सोवियत यूनियन, जिसको आज रसिया बोलते हैं, इसका विघटन हुआ था 1991 में। इसी समय ये ग्लोबल साउथ टर्म ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। ग्लोबल साउथ की बात करी जाए तो ये जियोग्राफिकल नहीं है, जो कि आपको अभी बताया। यहाँ पे ग्लोबल साउथ 2 लार्जेस्ट कंट्री चाइना और इंडिया, ये इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों कंट्री लाई करते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए हम लोग हैं, ये चाइना और इंडिया दोनों कंट्री हैं, यहाँ से इक्वेटर जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, जो कि पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हूँ मैं। ग्लोबल साउथ की बात करी जाए यहाँ पे तो रिसीव करेंगे इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म, यानी ये कोलोनियल और इंपीरियलिज्म को फेस कर चुके हैं, यानी साम्राज्यवाद और कोलोनियल जो रूल होती है, जो ब्रिटिश एरा हम लोगों पे रूल करी है 200-250 साल, उसकी बातें बोली जा रही हैं। ये कंट्री इन चीज़ों को फेस करी हैं, यही कंट्री ग्लोबल साउथ के रूप में नज़र आ रही हैं। तो अफ्रीकन कंट्री भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इम्बैलेंस पास्ट में जो सिचुएशंस चली थी, यहाँ पे कोल्ड वार के समय ये चीज़ें अलग तरीके से नज़र आ रही थी। तो ग्लोबल साउथ यहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज की परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, जो थर्ड वर्ल्ड बोला गया है, थर्ड वर्ल्ड, ये फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड डेवलप कंट्री, लेकिन अभी थर्ड वर्ल्ड जो बोला गया है वो उसमें इंडिया, रसिया, ये कंट्री आती हैं। तो ग्लोबल साउथ की बात करी जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम पावरलेसनेस, ये सही बात नहीं है कि ये कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड है इसकी पावर कम हो गई है, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, यहाँ पे बोली जा रही हैं। और ये इसका क्या मतलब होता है, यानी ग्लोबल साउथ जो है पावरफुल के रूप में उभरती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मैं बताया। तो वर्ल्ड यहाँ पे एक प्रकार से लेस डेवलप, अंडर डेवलप, ग्लोबल साउथ टर्म को रिफर करती हुई नज़र आ रही है। और ग्लोबल साउथ मोस्टली अगर बात करी जाए तो इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म से प्रभावित है। 2030 तक प्रोजेक्ट ये है कि 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी फ्रॉम ग्लोबल साउथ। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी कैपेसिटी है ग्लोबल साउथ की। तो चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ये ग्लोबल पावर के रूप में उभरती हुई 2030 तक नज़र आ रही हैं। ये कंट्री जो आपको बताया। 2030 की बात करी जाए तो जो प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है 3 ऑफ द 4 इकोनॉमिक, ये चीज़ें निकल के आएंगी इंडोनेशिया और ग्लोबल साउथ डोमिनेट यहाँ पे करेंगी ब्रिक नेशंस को। तो यहाँ पे ब्रिक का अभी आपको डिटेलिंग दिया, आशा करते हैं वो चीज़ें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होंगी। ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको ग्लोबल साउथ ओरिजिन से लेके उसके यूजेस, किस किस टर्म के क्या क्या कंट्री हैं, क्या इम्पैक्ट करती हैं, क्या डेफिनेशंस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नीड ऑफ पैलिएटिव केयर। तो नीड ऑफ पैलिएटिव केयर में क्या यहाँ पे है, तो पैलिएटिव का मतलब आपको बताया था ऐसी कोई चीज़ें जो बिना मेडिसिन के ही आपको राहत प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे नीड ऑफ पैलिएटिव केयर उसको बोला जाता है। तो अब बात करी जाए पैलिएटिव की, तो यहाँ पे जो पेन किलर हैं, जो सीडेटिव मटेरियल हैं, ये भी इनमें आ जाते हैं। कम से कम राहत तो मिलनी चाहिए। तो इंडिया जो है होम है नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की अगर पॉपुलेशन 100% है तो 20% पॉपुलेशन यहाँ पे भारत में है। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। 2/3 की बात बोली जाए तो रिसाइड करती है भारत की पॉपुलेशन 20 में से यहाँ पे, यानी 75% यहाँ पे बात करी जाए तो क्या है, ये आपके रूरल एरिया में हम लोग रहते हैं। तो भारत की तीव्र गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है और स्टीप राइज भी हो रही है, बर्डन, लाइफ स्टाइल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें इस प्रकार से बात बोली जाए तो ऑल दीज डिजीजेज नीड पैलिएटिव केयर। तो हमें केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोली जा रही है, क्योंकि इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा केयर करेंगे तब जाकर के चीज़ें ज़्यादा सही भी होती हैं। पैलिएटिव केयर ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स के रूप में देखा जाता है। ये बहुत सारे लोग ये भी चीज़ें जो भ्रम में है, कंफ्यूजन में है, पैलिएटिव का मतलब कि मेडिसिन्स नहीं देना और केयर नहीं करना ही पैलिएटिव कहलाता है, लेकिन ये डेफिनेशंस गलत है, याद रखिएगा। पैलिएटिव का मतलब ये होता है कि उनको अच्छे से केयर करना बिना मेडिसिन्स के, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं।
तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें बदलाव करना, जो भी सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं इश्यू प्रॉब्लम से, उसमें कम करना, बीमारी अपने आप यहाँ पे कम होती हुई नजर आएंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है, आइडेंटिफाई करेगा पेशेंट और रिस्क, किस प्रकार की मेडिकलाइजेशंस की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जरूरत है, फिनेंशियल बर्डन किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, इसको भी ये कम करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई बीमार है और मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है और वो 99 ईयर का है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको केयर करने की जरूरत है, पैलिएटिव केयर देने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे केवल मेडिसिन पे उन पे ला करके रख देंगे, ये बहुत हद तक गलत बताई जा रही है। यहाँ पे पैलिएटिव केयर कुछ इसी प्रकार का टर्म डिफाइन कर रहा है। तो क्या यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेटेड है ये चीजें कि एंड ऑफ लाइफ केयर, तो जो लाइफ केयर है उसको केयर ना करना, इसी को पैलिएटिव केयर बोलते हैं, जो यहाँ पे गलत डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैलिएटिव केयर आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पैलिएटिव केयर का उद्देश्य यही है कि इंप्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो ये चीजें हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल डोमेन, हेल्थ सिस्टम, इन सब चीज में आपको सुधार देती हुई नजर आएगी। जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, इन सब चीज में भी आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। यही पैलिएटिव केयर मानी जाती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 की बात करी जाए 15 अगस्त, उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं इनमें, लेकिन अभी आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया, ये भी एक सकारात्मक कदम है गवर्नमेंट का, ये भी एक स्ट्रांग कदम है। इन सारे कदमों के बावजूद भी 55 मिलियन इंडिया के पीपुल हैं, इसमें पॉवर्टी की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी होता है, अगर डिजीज होता है, तो हम क्या होते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं और अपने इनकम सेविंग को यहाँ पे उस बीमारी में खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इश्यू निकल के आती है और हमारे पॉकेट खाली हो जाते हैं, सेविंग खाली होती है, हम पुनः गरीबी रेखा में आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, सारी डिटेलिंग, और यहाँ पे क्या बोली जा रही हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, NPCDCS। तो ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। तो इसको NCPDS बोला जाता है, लेकिन अब जो है इसका नाम क्या हो गया है, NPCD। ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे पर्टिकुलर ये सब डिजीजेज थी, लेकिन यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो ये सब हैं, इन सभी को अब डिजीजेज को इंक्लूड कर दिया गया है। जो भी क्रोनिक डिजीजेज होंगी, बीमारी होंगी, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ये इसलिए ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल्स होगी लोगों के लिए। डिजीज की बात करी जाए तो जो हर स्टेज में बढ़ते रहते हैं, ये इश्यू क्रिएट कर रहा है। पैलिएटिव केयर यहाँ पे टेक ओवर क्यूरेटिव केयर यहाँ पे कर रहा है, शुड टेक ओवर क्यूरेटिव केयर। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, पैलिएटिव केयर, क्यूरेटिव केयर यहाँ पे ले लेना चाहिए। क्या? तो जो घर के मेंबर हैं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कौन बीमार है, कौन नहीं बीमार है, उसी को क्यूरेटिव केयर बोला गया है। तो यानी बीमारी होने से पहले ही क्योर कर लेना, यहाँ पे क्यूरेटिव केयर की बातें बोली जा रही हैं। 2010 में ये चीज़ें आई और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करी जाए तो कंट्री में ये प्रोग्राम चलाई गई और प्रमोट कराया गया, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ये सब चीज़ें लाई गई। दूसरी तरफ बात करी जाए तो NPNCD जो स्कीम है, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इसको और ही स्ट्रांगली तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की बहुत सारी एफर्ट और स्कीम्स लाई हैं, लेकिन अभी और भी ज़्यादा अपने जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनके हेल्थ सिस्टम में और भी ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से गवर्नमेंट को स्कीम लाने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, फंडिंग की भी ज़रूरत है। तो स्ट्रांग फंडिंग होगी तभी जाके ट्रीटमेंट हो पाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो गैप हो जा रही है, एनजीओ भी रोल प्ले करता है इसमें, ऐसा नहीं है एनजीओ का रोल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो आपको फ्री में ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे क्या है, सारे एनजीओ के पास इतनी फंडिंग तो है नहीं कि सबको ट्रीटमेंट देगा, तो गवर्नमेंट को
आने की जरूरत है, पैसा खर्च करने की जरूरत है। 67th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2014 में हुआ, इसमें पैलिएटिव केयर को इंटीग्रेट करने की बातें बोली गई। तो ये इसका इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस पे बातें चल जा रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो पैलिएटिव केयर के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे न्यूज और फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे न्यूज और फैक्ट्स जो लास्ट में देता हूं मैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उजरा जेया जो एक इंपॉर्टेंट अंडर सेक्रेटरी है यूएस की, ये यहाँ पे भारत में आई हैं। भारत में आई हैं, किससे किससे मिली हैं? तो भारत में भारत के लोगों से मिली हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनसे, और आपके यहाँ पे दलाई लामा से भी भेंट करती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसे ही दलाई लामा से भेंट करी, चाइना को चिढ़ंत मच गई और चाइना में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अब ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा जो आपको अभी बताया। चाइना ऑन मंडे प्रोटेस्ट भी कर रहा है, यहाँ पे जो चीजें आपको बताया। उजरा जेया क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन यहाँ पे नाटो की मीटिंग के लिए विलिनियस और लुथियानिया जाएंगे। उससे पहले ऋषि सुनक लंदन पहुंचे हैं, यहाँ पे ऋषि सुनक से मतलब मिले हैं, और किंग चार्ल्स सेकंड से भी यहाँ पे मिले हैं। कौन? जो बिडेन। डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रॉथ, याद रखिएगा ये नाम अनाउंस है, 13 साल के पॉलिटिक्स के बाद यहाँ पे क्विट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड। डच को नीदरलैंड भी बोला जाता है। ये थी सारी डिटेलिंग। नाटो का बात आया तो नाटो का जिक्र आ गया, तो नाटो का बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो एक अटलांटिक अलायंस है, एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस, यानी ये ग्रुप में अगर नाटो के मेंबर हैं, इन मेंबर में से कोई भी एक मेंबर पे आप हाथ डाल दिए तो समझो सारे के सारे ग्रुप आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। यही नाटो मिलिट्री अलायंस है। तो याद रखिएगा मिलिट्री अलायंस है ये एक प्रकार से, इसीलिए नाटो ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन पड़ा हुआ है। तो अगर एक बार ज्वाइन कर लेता है तो सारी की सारी कंट्री मिलकर के यहाँ पे अटैक कर सकती हैं रसिया के ऊपर। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो क्या है यहाँ पे? 31 मेंबर स्टेट हैं, 29 यूरोपियन यूनियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन। इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जा रही है तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। ये चीजें, नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि अभी बताया आपको, कोई एक आदमी पे अटैक, कोई एक कंट्री पे अटैक होगा तो दूसरी सारी कंट्री मिलके उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। मोटो की बात करी जाए, ए माइंड अनफेटर्ड इन डेलिबरेशंस। नाटो के अगर मेन हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ब्रुसेल बेल्जियम में है, लेकिन वहीं मिलिट्री हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो मॉन्स बेल्जियम में है। रिसेंटली कौन सी कंट्री इसको ज्वाइन करी है? ये फिनलैंड जो है 4 अप्रैल 2023 को ज्वाइन करी है, जो कि 74 साल में ये कंट्री एक निकल के आई है नाटो को ज्वाइन करने वाली। स्वीडन जो है ज्वाइन करने का इच्छा व्यक्त करी है, वेटिंग लिस्ट में अभी है, लेकिन ज्वाइन कर सकती है। ये चीजें याद रखिएगा। रेस्क्यूअर यहाँ पे बात करी जा रही है, 86 माइग्रेंट को यहाँ पे रेस्क्यूअर किया गया वोट से नियर कैनेरी आइलैंड। कैनेरी आइलैंड कहाँ है? क्वेश्चंस बन सकता है, अब बैकग्राउंड में जाकर के देखने की बारी है। तो ये रहा आपका कैनेरी आइलैंड, ये याद रखिएगा। सांता क्रूज डा पल्मा, ये चीजें याद रखिएगा। ये जो कैनेरी आइलैंड है आपका ये रहा, और अटलांटिक ओशियंस में ये पड़ता है। तो कैनेरी आइलैंड डायरेक्ट स्पेन के ऑटोनोमस कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये स्पेन की कंट्री के अंडर में चीजें आ जाती हैं। ऑटोनोमस है यानी स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस इसको दी गई है। कैनेरी आइलैंड देख सकते हैं आप, वेस्टर्न सहारा के पास है, मोरक्को इसके पास है। तो इसकी ज्योग्राफिक लोकेशंस आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे ट्विटर के राइवल जो थ्रेड है, नया ऐप है, एक बिन के आया है, ट्विटर की ही बहुत सारी चीजों को कॉपी करके यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं ट्विटर के सीईओ, ट्विटर के ऑनर। तो यहाँ पे अभी 100 मिलियन यूजर 5 ही दिन के अंदर यहाँ पे आया। ये एक माइल अचीवमेंट है, बात करी जा रही है। अगर ट्विटर की बात करें तो बहुत तीव्र गति से ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो थ्रेड एक ऐप है, याद रखिएगा, ट्विटर की तरह ही है। ये सारी चीजें ऐप का देख सकते हैं, ऐप को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको बताया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शंस पे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, कि अगर आप इसको PDF
चाहते हैं, आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहाँ से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको मैं बता रहा था। आशा करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।